में जी हमने दो अप्रोचेस को डिस्कस किया जो हेटेरोसिडास्टिसिटी की करेक्शन की रेमेडियल मेजर्स थी, जिसमें एक थी जी वाइट रॉबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स की अप्रोच, जिसमें हमने जो कहती थी कि हमने मॉडल को इटसेल्फ चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ स्टैंडर्ड एरर्स को करेक्ट करना है। तो जिससे सिर्फ स्टैंडर्ड एरर्स की करेक्शन से ही जो है हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है वो रिलायबल हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट्स रिलायबल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये थी कि ये अप्रोच हमने तब यूज करनी है जब हमें एरर टर्म की वेरिएंस के बारे में ना पता हो। और दूसरी अप्रोच ये थी जी दूसरी अप्रोच थी वेटेड लीस्ट स्क्वायर की अप्रोच। ये अप्रोच तब यूज होती है जब हमें एरर की वेरिएंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो है, रियल सिचुएशंस में जो है, हमें हेटेरोसिडास्टिसिटी की एग्जैक्ट फॉर्म के बारे में नहीं पता होता। तो ये चीज जो है वो बेसिकली एक चैलेंज क्रिएट कर देती है। तो इस स्टेज पर जो है वो इकोनोमेट्रिशियंस जो होते हैं वो थर्ड मेथड की तरह, मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड को यूज करते हैं, जिसमें वो रिलाई करते हैं प्लॉजिबल अजम्पशंस अबाउट दी पैटर्न ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी के ये वाली, जिसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक थ्योरी, इंट्यूशन और ग्राफिकल एविडेंस पे बेस होती है, और उसकी बेस पे गेस किया जाता है ये क्या कहते हैं कि एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ साथ जो है वो किस तरह से चेंज होती है। मतलब जब हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है, हमें वेरिएंस के पैटर्न का आइडिया हो जाता है, तो उसकी बेस पे हम डाटा को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन डाटा की जाती है कि उसमें से हेटेरोसिडास्टिसिटी भी रिमूव हो जाए और हमारी जो होमोसिडास्टिसिटी की जो अजम्पशन है वो कांस्टेंट वेरिएंस की अजम्पशन जो है वो रिस्टोर हो जाए। अब जी प्लॉजिबल assumptions अबाउट पैटर्न ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी का में क्या क्या आ जाता है। अब इसका मतलब पहले हम समझ लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी समझाया है, और डिटेल से मैं आपको बता देती हूँ कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्या कहते हैं, इसमें ये देखा जाता है कि हम हेटेरोसिडास्टिसिटी के इशू को रैंडमली ट्रीट करने की बजाय जो है वो हम अंडरस्टैंड करें, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, कि हमारे एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो एक्स के बढ़ने की वजह से चेंज हो रही है, या हमारे एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो एक्स स्क्वायर के बढ़ने की वजह से चेंज हो रही है, या वो हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस है क्या वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट कर रही है। ताकि जब हमें इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि ये पैटर्न किस वजह से बन रहा है, तो फिर हम जो है इसको जो अपने मॉडल को जो है वो मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे, और फिर अपने वेरिएंस को जो है, एरर टर्म की जो वेरिएंस को जो है वो दोबारा कांस्टेंट करेंगे। तो हम बेसिकली देखते हैं प्लॉजिबल assumptions अबाउट पैटर्न ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी के। इसमें हेटेरोसिडास्टिसिटी के पैटर्न की बेस पे जो है वो assumptions जो है वो ली जाती हैं। तो सबसे पहले जी हम एक बेसिक रिग्रेशन मॉडल देते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक रिग्रेशन मॉडल है। और जब हमारी होमोसिडास्टिसिटी के केस में हम कहते हैं कि जी हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो कांस्टेंट है, मतलब सिग्मा स्क्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में हमारी, क्योंकि एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, तो हमारी वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर्ड आई हो जाती है, जिसका मतलब है कि वेरिएंस जो है अब हर ऑब्जर्वेशन के साथ जो है वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का जो गोल है वो बड़ा ही बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है हम इस मॉडल को जो है वो क्या कहते हैं, एक नई फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्म्ड एरर टर्म जो है वो कांस्टेंट वेरिएंस को शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, ये जी चार हमारे पास जो है चार अजम्पशंस होती हैं। तो सबसे पहली अजम्पशन ये है कि क्या कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्स, के एक्स के एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है,
अब ये जो है क्या कहते हैं, जब भी हम रियल वर्ल्ड की डाटा की बात करते हैं, स्पेशली हमारे क्रॉस सेक्शनल डाटा सेट होते हैं, तो उनमें ये जो है वो क्या कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं। ठीक है, ये हम अज्यूम करते हैं जी, हमारा मॉडल बेस करता है जी इनकम पे और कंजम्पशन पे। ठीक है, तो जब हमारी इनकम लो है, तो हाउस होल्ड जो है, जिन हाउस होल्ड की इनकम लो होती है, तो वो सिमिलर बिहेव करते हैं, उनका स्पेंडिंग पैटर्न सेम होता है, और उन जिसकी वजह से वहाँ पे वेरिएशंस भी स्मॉल होती हैं। और जिन हाउस होल्ड्स की इनकम बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। देखो, कुछ लोग सेव करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग स्पेंड करते हैं बहुत ही ज़्यादा लग्जरी गुड्स पे, तो जिसकी वजह से जो है वो वेरिएंस जो है बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करती है। तो ये वाली सारा केस जो है वो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस करके आ चुके हैं, कि जब यहाँ पे हम इस सिचुएशन को प्लॉट करते हैं, तो जो हमारी एक्स की वैल्यूज जहाँ पे लो होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एरर्स का स्प्रेड भी जो है वो स्मॉल होता है, और जहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो लार्ज होती है, तो वहाँ पे हमारा जो है वो उसका स्प्रेड भी जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से एक फनल शेप पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाता है, मतलब इंक्रीजिंग वेरिएंस वाला पैटर्न जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि इस सिचुएशन में हमने इस वेरिएंस की जो है वो करेक्शन किस तरह से करनी है। ठीक है, वेरिएंस की जो है वो करेक्शन किस तरह से करनी है। तो यहाँ पे जी मैंने पैटर्न भी बना दिया है, जो फनल शेप जो पैटर्न को जो है वो शो कर रहा है कि जब एक्स की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, तो हमारी वैल्यूज का जो स्प्रेड है वो कम है, मतलब कि क्या कहते हैं, हमारे एरर टर्म की जो वैल्यू है वो स्मॉल है, और जब एक्स की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, तो हमारे एरर्स की जो वैल्यूज जो है वो भी लार्ज होती जा रही है। तो ये सब जो है वो फनल शेप एक पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो केस था वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी देख चुके थे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी ये हेटेरोसिडास्टिसिटी को शो कर रहा है, तो अब हमने इसको करेक्ट किस तरह से करना है। तो इसका आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल भी है, कि हम यहाँ पे इसकी करेक्शन करेंगे। अब करेक्शन के मेथड की तरफ मूव करेंगे, कि क्या कहते हैं कि ये है जी हमारा ओरिजिनल हमारा रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, अब इसकी करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कि हम अपने सारी रिग्रेशन इक्वेशन को जो है वो एक्स से जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कि एक एक टर्म को जो है वो हम एक्स आई से डिवाइड कर देंगे। और जब हम एक्स आई से डिवाइड कर देंगे, तो क्या कहते हैं, तो ये वाला हमारा मॉडल जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे बीटा टू इसलिए आ गया कि जब हम यहाँ पे भी एक्स आई से डिवाइड होगा, तो एक्स आई से कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बीटा टू आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे गौर करें, तो यहाँ हमारे पास जो है एक न्यू एरर टर्म आ गई है। ठीक है, और वो न्यू एरर टर्म का फार्मूला क्या है, क्या जी, एरर टर्म डिवाइडेड बाय जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एक्स आई। ठीक है, अब इसको जब हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से डिवाइड कर दिया, तो इसका की रिजल्ट क्या हुआ है, इसका की रिजल्ट ये हुआ है कि हमारी जो न्यू एरर टर्म है वी आई वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है वो कि जब हमने अपने मॉडल को जो है वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से डिवाइड किया, तो उस डिवाइड करने से हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस थी वो स्टेबलाइज हो गई। ठीक है, और अब हम इस स्टेबलाइज्ड या इस ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल पर जब रिग्रेशन ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का मॉडल जो है, लीस्ट स्क्वायर का मेथड जो है जब अप्लाई करेंगे, तो हमारी जो क्लासिकल्स की अजम्पशन है, होमोसिडास्टिसिटी की अजम्पशन जो है वो होल्ड करेगी। ठीक है, एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, और हेटेरोसिडास्टिसिटी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जो आप लोगों ने कंसिडर करने की ज़रूरत है, कि जब हमने अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म किया है, हमने अपने जो बेसिक हमारा रिग्रेशन मॉडल था, उसको हमने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से जो है वो दोनों साइड को जो है वो डिवाइड किया, तो हमारे पास ये वाला जो है वो एक न्यू रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो हमारा रिग्रेशन का जो स्ट्रक्चर है, रिग्रेशन इक्वेशन का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो गया, और यहाँ पे जो हमारा
बीटा टू जो कॉफिशिएंट था अब वो यहाँ पे एज अ इंटरसेप्ट जो है वो अपेयर हो रहा है। तो ये बेसिकली सब कुछ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, ये हमने अपनी इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है, इसलिए यहाँ पे अब जो है वो बीटा टू एज अ इंटरसेप्ट पेयर हो रहा है। लेकिन जो है वो हम ये किस वजह से हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन हम जो है वो किसी भी टाइम जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट बैक कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी फर्स्ट अजम्पशन थी। अब हम मूव करेंगे सेकंड अजम्पशन की तरफ। अब सेकंड अजम्पशन क्या है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर्ड नहीं है। प्रीवियस अजम्पशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड था, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स है कि एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि वेरिएंस जो है वो बढ़ेगी एक्स के साथ साथ, लेकिन स्लो रेट से। ठीक है, पिछली हमने एग्जांपल में देखा कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे हमारी एरर टर्म की वेरिएंस भी बढ़ती जा रही थी, और उसने एक फनल शेप जो है वो एक स्ट्रक्चर बना दिया। लेकिन यहाँ पे भी एक्स के बढ़ने से हमारी वेरिएंस बढ़ेगी, लेकिन एट अ स्लोअर रेट। ठीक है, कि यहाँ पे एक्स के साथ साथ वेरिएंस के बढ़ने का जो रेट है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस केस। तो इस चीज को जो है वो यहाँ पे वेरिएंस बढ़ेगी, लेकिन लीनियरली बढ़ेगी। ठीक है, नॉट स्क्वायर्ड के बहुत ज्यादा जो है वो नहीं बढ़ेगी, स्लो रेट से बढ़ेगी। अब इसको करेक्ट करने के लिए जो है वो हम अपनी सारी इक्वेशन यहाँ पे भी हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हम किस तरह से करेंगे कि हम अपनी सारी इक्वेशन को जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से जो है वो डिवाइड कर देंगे, कि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड यूज करेंगे। ये वाला हमारा ओरिजिनल मॉडल है, और इस मॉडल को जो है वो हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारी जो एरर टर्म जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारे पास न्यू एरर टर्म आ जाएगी जिसकी वैल्यू है जी एरर टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे भी जो इस ट्रांसफॉर्मेशन से भी जो है वो हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, और इस तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जो है वो हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को जो है वो सक्सेसफुली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में जो है वो हमारे पास इंटरसेप्ट स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट की टर्म जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे जी हमारी थर्ड अजम्पशन की तरफ, जो थोड़ी सी एडवांस भी है और थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। और जो कहती है कि क्या कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इटसेल्फ। कि एरर टर्म की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, और यहाँ पर बेसिकली लिखा हुआ है कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ y। ठीक है, द वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ y। एरर टर्म की जो वेरिएंस जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू डिपेंड करती है जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y इटसेल्फ। जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे y की एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे जैसे y की एक्सपेक्टेड वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो एरर टर्म की वेरिएबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जी हमारे पास ये एक रिग्रेशन इक्वेशन है। अब ये वाली अजम्पशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये वाली अजम्पशन के मुताबिक जो है वो एरर टर्म की वेरिएंस जो है वो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर जो है जिसे हम एक्स ले रहे थे प्रीवियस अजम्पशंस में उस पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि इस अजम्पशन में वो कहता है कि हमारी एरर टर्म की जो वेरिएंस है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y की एक्सपेक्टेड वैल्यू पे जो है वो
डिपेंड कर रही है, जिसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे जो है वो हमारी एरर टर्म की वेरिएंस भी जो है वो इंक्रीज होगी। अब इस तरह की हेटेरोस्केडास्टिसिटी जो है वो उन मॉडल्स में देखी जाती है जहाँ पे y की जो वैल्यू है या y का जो स्केल है वो इटसेल्फ जो है वो इस वेरिएबिलिटी को जो है वो डिटरमिन करता है। तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए जो है वो हम मॉडल को डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y से, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्या कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y जो है वो अननोन पैरामीटर्स पे जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। अब अननोन पैरामीटर्स क्या है, बीटा वन और बीटा टू। अब बीटा वन और बीटा टू की वैल्यूज का हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब हमें बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू का नहीं पता, तो हम डायरेक्टली जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो है फिर हमें एक प्रैक्टिकल 2 स्टेप्स का प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। और वो प्रोसीजर ये होता है कि सबसे पहले हमें ओरिजिनल रिग्रेशन को एस्टिमेट करना पड़ता है, और फिर उससे जो है वो y की प्रोडक्टेड वैल्यू को जो है वो ऑब्टेन करना पड़ता है, जिसे जो है हम y हैट से डिनोट डिनोट करते हैं, ठीक है। और देन हम जो है उन प्रोडक्टेड वैल्यू ऑफ y को, यानी y हैट को जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के तौर पे एज अ प्रॉक्सी के तौर पे यूज करते हैं, और इक्वेशन को जो है वो अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से जो है हमें एक ट्रांसफॉर्म्ड जो है वो मॉडल मिलता है, जहाँ पे जो है वो वेरिएंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट हो जाती है, स्पेशली लार्ज सैंपल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है जी, हमारे रिग्रेशन मॉडल में हमें बीटा वन और बीटा टू की वैल्यूज के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले हम एक ओरिजिनल रिग्रेशन रन करेंगे, ठीक है। वहां से हम वाई हैट की, वाई की जो है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोडक्टेड वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे, जिसे हम वाई हैट कहते हैं। और उस वाई हैट को जो है वो हम एज अ प्रॉक्सी के तौर पे यूज करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, और फिर उस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को जो है वो हम पूरे मॉडल से जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो है हमें ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मॉडल जो है वो लार्ज सैंपल्स में वर्क करता है। तो यहाँ पे जो हमारी जो एरर टर्म की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, ये एरर टर्म वी आई हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड एरर टर्म आ जाएगी। तो हमारे पास एरर टर्म डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू 5। तो हमारी जो ट्रांसफॉर्म्ड एरर टर्म जो होगी उसकी वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होगी। अब ये मेथड जो है वो लार्ज सैंपल्स में वर्क करता है, जहाँ पे जो है वो प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो होती हैं वो ट्रू एक्सपेक्टेड वैल्यूज के करीब होती हैं। तो जब हम जो है वो अपने मॉडल को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो ये इस ट्रांसफॉर्म्ड मॉडल की जो हमारी एरर टर्म होगी उसकी वेरिएंस कांस्टेंट होगी। तो इस तरह से जो है हमारे मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो हम हेट्रोसिडास्टिसिटी को करेक्ट कर देंगे, और हमारी होमोसिडास्टिसिटी की अजम्पशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं लिख भी दिया कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कहते हैं रिक्वायर है जी, हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जी रिक्वायर है हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें हमारे पास जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई की जो इक्वेशन है उसमें जो है हमारे पास अननोन पैरामीटर्स है बीटा वन और बीटा टू, हमें इनकी वैल्यूज नहीं पता। तो इसके लिए जो है वो हमें 2 स्टेप प्रोसीजर यूज करना पड़ेगा कि ये जी हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, और इसको जो इसके थ्रू जो है वो हम प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। इस प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को हम एज अ प्रॉक्सी यूज करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो हम फिर इसको डिवाइड कर देंगे रिग्रेशन मॉडल पे, और फिर क्या कहते हैं फिर हम इसको एज अ फिर हम इसको इस पर जो है वो अपना ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का जो है वो मेथड जो है वो रन करेंगे, और देखेंगे कि क्या कहते हैं कि अब भी हेट्रोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है
या नहीं करती। और ये वाला मेथड जो है वो कब यूज़ होता है? जब हमारे जो सैंपल साइज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। तो ये जी हमारी थर्ड असम्पशन जिसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। अब हम देखेंगे जी फोर्थ असम्पशन ऑफ हेटेरोसिडास्टी। फोर्थ असम्पशन को अब हम डिटेल से डिस्कस करें। अब जो हमारी फोर्थ असम्पशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर असम्पशन है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर की जाती है। ये हमारी लास्ट जो है वो असम्पशन है, तो जिसे हम कहते हैं जी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन की असम्पशन। ठीक है, कि इस असम्पशन में या इस ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं कि हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स के साथ वर्क करने की बजाय, ठीक है, कि हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स के साथ वर्क करने के बजाय हम उनका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है हेटेरोसिडास्टिसिटी को ख़त्म करने का, कि आप अपने ओरिजिनल मॉडल के साथ वर्क करने के बजाय आप लॉग लॉग मॉडल ले लो, कि आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल का भी लॉग ले लो और आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी लॉग ले लो। अब ये किस तरह से जो है वो हेटेरोसिडास्टिसिटी को रिड्यूस करता है। अब हेटेरोसिडास्टिसिटी को इस तरह से रिड्यूस करता है कि जब हम वैल्यूज का लॉग लेते हैं तो लॉग जो है वो हमारी लार्ज वैल्यूज को जो है वो कंप्रेस कर देता है। ठीक है, लार्ज वैल्यूज को जो है वो कंप्रेस कर देता है, कि जब वैल्यूज जो होती हैं वो स्केल में बहुत ज़्यादा डिफर कर रही होती है तो लॉग जो है उन डिफरेंसेस को जो है वो रिड्यूस कर देता है और इस तरह से जो है वो वेरिएंस को स्टेबलाइज करता है। अब यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो दो वैल्यूज है 8 और 80। ठीक है, अब 80 जो है वो 10 गुना बड़ी है 8 से। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके लॉग की बात करें तो इनके लॉग जब हमने इनका लॉग ले लिया तो लॉग में लॉग की वैल्यू अगर देखें तो वहां पे सिर्फ वैल्यू जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स जो है वो ग्रेटर आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो लॉग जो है इस कंप्रेशन के थ्रू जो है वो स्प्रेड भी कम हो जाता है और हेटेरोसिडास्टिसिटी का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है, क्योंकि लॉग जो है वो स्केल डिफरेंसेस को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग लॉग मॉडल की एक और एडिशनल एडवांटेज है कि हम अपने जब मॉडल का लॉग लेते हैं तो लॉग मॉडल्स में जो हमारा बीटा टू कॉफिशेंट होता है वो बेसिकली इलास्टिसिटी को शो करना शुरू कर देता है, कि हमारे लॉग लॉग मॉडल में बीटा टू कॉफिशेंट जो है वो इलास्टिसिटी बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो ये अब हमें ये हमारा बीटा टू कॉफिशेंट ये बताता है कि परसेंटेज चेंज के एक्स में चेंज होने की एक्स में वो अब वो हमें ये बताना शुरू हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन वाई और अ परसेंटेज चेंज इन एक्स। ठीक है, कि एक्स में परसेंटेज चेंज आने की वजह से वाई में कितना परसेंटेज चेंज आता है। तो ये बेसिकली जो है वो फिर हमारे इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के लिए इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, कि अगर हमारी बीटा टू की वैल्यू 0.8 है तो जिसका मतलब ये है कि अगर हमारी इनकम 1% इंक्रीज होगी तो हमारी कंजम्पशन जो है वो 0.8% इंक्रीज होगी। तो ये चीज़ जो है वो हमारे लॉग लॉग मॉडल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना देती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाती है। अब जो हमने जितनी भी लॉग्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल तो है, लेकिन क्या कहते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि सबसे पहला है जी चूजिंग द करेक्ट वेरिएबल। अब सिंगल जब हम सिंगल वेरिएबल के साथ अपना रिग्रेशन रन करते हैं तो तब तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल रन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वेरिएबल है जो हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। तो इसलिए जो है इस तरह से जो है वो कौन सा वेरिएबल हेटेरोसिडास्टिसिटी कॉज कर रहा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के केस में जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। सेकंड है जी लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन जो है वो तब यूज नहीं हो सकती जब हमारा वेरिएबल जो है उसमें जीरो की वैल्यूज होती हैं या नेगेटिव वैल्यूज होती हैं।
तो इस केस में जो है हम लॉग की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड है जी स्पूरियस कॉरिलेशन। ठीक है, कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जो हम इंट्रोड्यूस तो करा देते हैं लेकिन हम उन्हें स्पूरियस कॉरिलेशन कहते हैं, क्योंकि वेरिएबल जो है वो एक दूसरे से क्योंकि स्पूरियस कॉरिलेशन के केस में क्या मतलब है कि आर्टिफिशियल कॉरिलेशन शो हो रही होती है कि वो वेरिएबल जो बिल्कुल भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, वो भी रिलेटेड शो हो रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्पूरियस कोरिलेशन के प्रॉब्लम को जो है वो जनरेट करता है। अब यहाँ पे जी वो कह रहे हैं जी एक्स एंड वाई जो है वो अनरिलेटेड है, लेकिन जब हमने उसको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है तो एक्स आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स एंड 1/x जो है वो अपेयर हो रहा है जी एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। तो जो जब हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो स्पूरियस कोरिलेशन का इशू भी जो है वो अराइज हो जाता है। फोर्थ प्रॉब्लम है जी, ये बहुत ज़्यादा जो है स्मॉल सैंपल का प्रॉब्लम। ठीक है, कि अब बहुत ज़्यादा बहुत से मेथड्स हैं, ठीक है, जो लार्ज सैंपल की प्रॉपर्टीज पर जो है वो रिलाई करते हैं। तो जब स्मॉल सैंपल होता है तो उस केस में जो है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली जो है उस चीज़ को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है कि वेरिएंस इज एस्टिमेटेड इंस्टेंट ऑफ नॉन then t test and f test are strictly valid only in large sample. Therefore, results may be interpreted carefully when sample size is small। के हमारे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पे सैंपल साइज का जो है वो बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर सैंपल साइज स्मॉल होता है तो वहाँ पे जो है हमें जो अपने डाटा की जो इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन है स्मॉल सैंपल साइज के केस में वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो है वो लॉग ट्रांसफॉर्मेशन या डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो ये मेथड है जो जिसके थ्रू हम हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को रिमूव तो कर देते हैं आसानी से, लेकिन उसके साथ जो है सर्टन लिमिटेशंस भी जो है वो आती हैं। तो हमने हेटेरोस्केडास्टिसिटी के प्रॉब्लम को, उसके इफेक्ट्स को और उसके उसकी डिटेक्शन के मेथड्स को, उसके रेमेडियल मेजर्स को काफ़ी डिटेल से देखा और एक चीज़ हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी की करेक्शन जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसके लिए डाटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए इकोनॉमिक इंट्यूशन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए करेक्ट मेथड की जो सिलेक्शन है, अप्रोप्रिएट मेथड की सिलेक्शन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब जब हमने वाइट रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स का मेथड यूज़ किया तो वो हमें एक जनरल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स की तरफ मूव किया हमने तो वो हमें ज़्यादा एफिशिएंट जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उस केस में जब हमें हेटेरोस्केडास्टिसिटी के पैटर्न का पता हो। तो बेसिकली हेटेरोस्केडास्टिसिटी की डिटेक्शन, हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्या होती है, हेटेरोस्केडास्टिसिटी की डिटेक्शन, हेटेरोस्केडास्टिसिटी के इफेक्ट्स क्या हैं, हेटेरोस्केडास्टिसिटी को किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, इस सब को जो है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को क्या क्या इस टॉपिक के इस चैप्टर की अच्छे तरीके से समझ